हेलो एवरीवन। मेडाइवल हिस्ट्री के ये अगला वीडियो होगा। आज हम लोग जानेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश जो है, अभी तक हम लोग देख रहे थे गजनी गौरी को। गौरी 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जाके ऐबक जो है तो वही गुलाम वंश की स्थापना करता है। यह जो सीरीज चल रहा है मेडाइवल हिस्ट्री का, बीपीएससी, बिहार एसएससी, जेपीएससी, इसके बाद बिहार टीचर, ये सभी बिहार एसएससी सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको बार बार देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत, आज हम लोग इसी को करेंगे। दिल्ली सल्तनत में एक पूरा 5 वंश आ जाता है। इसमें देखेंगे कि ये 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चलता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो पहला वंश है गुलाम वंश या दास वंश, इसको दास भी कहा जाता है क्योंकि सारे लोग इसमें दास थे, तो दास वंश ये 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चलता है। तो इसी के बारे में आज जानेंगे। पहला जो इसमें शासक हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1206 ईस्वी से 1210 तक रहता है। 4 साल के लिए ये शासक है। यह जो शासक था लाखों का दान करता था, इसीलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। ये इसकी उदारता के कारण ये उपाधि दिया गया था। तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखिए, ऐबक ने 1206 से 10 ईस्वी तक लाहौर को ही राजधानी बनाए रखा था। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। इल्तुतमिश इसके बाद आने वाला शासक है, वही पूरा करा। तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार दिल्ली में है, जब आप दिल्ली जाएंगे तो अवश्य देखेंगे। इसके बाद 1210 ईस्वी में चौगान, ये चौगान होता है पोलो। देखते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होता है। तो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में। 6 ईस्वी में शासक बना, 10 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र था, एक अनुभवहीन था, अयोग्य था, आराम शाह। ये आराम शाह देखेंगे कि 11 महीने के लिए, कहीं कहीं 8 महीने भी देता है, के लिए शासक बनता है। ये आराम शाह नाम था, आराम ही करता रह गया, अयोग्य था। इल्तुतमिश ने इस पे अधिकार कर लिया था। इसका मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन शासक बना? आराम शाह। क्योंकि अयोग्य था तो बहुत कम दिन तक शासक रहा। फिर आ गया इल्तुतमिश। अब हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश जो इसका अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदाऊं का सूबेदार था, मतलब गवर्नर था। ऐबक का यह दास था और दामाद था। पहले दास बना फिर दामाद बन गया। 1197 में अनहिलवाड़ा के युद्ध के पश्चात ऐबक ने खरीदा था। वो जो कुतुबुद्दीन, इसके बारे में जब मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो उस टाइम से ये इसके साथ ही था। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक, इल्तुतमिश को जो कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ऐसे गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन ये जो था वास्तविक माना जाता है इसको। यही से शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश ने सुल्तान पद को वंशानुगत बनाया, मतलब बेटा के बेटा, बेटा के बेटा, इस तरह से बना दिया। 1229 ईस्वी में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। तो सुल्तान की उपाधि पाने वाला यह पहला शासक था। किससे पाया था? तो यही था अब्बासी खलीफा। बगदाद के अब्बासी खलीफा से सुल्तान की उपाधि पाने वाला पहला शासक था। इल्तुतमिश ने एकता संस्था का प्रयोग भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने
तथा साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ संयुक्त करने के एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया था। तो एकता प्रणाली जो है शुरुआत किसने करा था? तो इल्तुतमिश ने। इसको बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसका क्यों करा गया। तो यही भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, तथा जो अलग अलग दूर क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में था जहां उसका शासन नहीं जाता था, उसको केंद्रीकृत करने के लिए ये बनाया था, एकता संस्था, एकता प्रणाली चलाया था। आरंभिक समस्याएं और उसके समाधान को देखते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में विरोधी सरदारों को परास्त कर इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी रखी जिसे तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल के नाम से जाना जाता है। इसमें 40 दल थे। देखेंगे कि इसी में से एक बलबन भी था, ध्यान रखेंगे कि बलबन इसी तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था। इसमें 40 मेंबर थे, ये अमीर होते थे। यही लोग जो था सजेशन देता था राजा को। ख्वारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए 1212 ईस्वी में चंगेज खां कहाँ पहुंचा? सिंध तक आ पहुंचा था। चंगेज खां किसका पीछा करते हुए? मंगबरनी का। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में, क्योंकि 1212 ईस्वी की बात है ये। चंगेज खां सिंध तक पहुंच गया। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करके अपने साम्राज्य की रक्षा की थी इल्तुतमिश ने। उसके सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा इसी समय शुरू हुई। सिक्कों पर लिखवाने की परंपरा इसी समय हुई। उसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी को टंका और तांबा को जितल का नाम दिया गया था। इसी के शासनकाल में कहा जाता था, चांदी का टंका और तांबा का जितल। ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित कराया। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। मतलब कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर में स्थापित किया था, उसको बदल दिया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश दिल्ली तक लेकर आया। दिल्ली में राजधानी हो गया गुलाम वंश का, मतलब दिल्ली सल्तनत का ये कर दिया। सांस्कृतिक योगदान देखिए, इल्तुतमिश ने विद्वानों को संरक्षण देकर सल्तनत को सांस्कृतिक विरासत को निर्मित करने का प्रयास किया। उसके दरबार में मिनहाज उस सिराज, सिराज है ये, एवं मलिक ताउजीन जैसे विद्वान निवास करते थे। देखेंगे तबकाते नासरी एक किताब है, तबकाते नासरी। इस किताब को लिखा था यही मिनहाज उस सिराज ने। ध्यान रखेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने बदाऊं में हौज शमसी तथा जोधपुर में अतारकिन का दरवाजा निर्मित कराया था। ये इंपॉर्टेंट है, हौज शमसी और अतारकिन। उसने अपने पुत्र नसरुद्दीन की स्मृति में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। सुल्तानगढ़ी, ये जो मकबरा का जो निर्माण कराया था, ये पहला शासक इल्तुतमिश था जिन्होंने मकबरे का निर्माण करवाया। पहला मकबरा यही बनवाया था इल्तुतमिश ने। अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। इल्तुतमिश के मकबरा कुतुबुद्दीन, जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के परिसर में है। कहाँ है कुतुब मीनार? तो दिल्ली में है। किसने आरंभ कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने कराया था? तो यही इल्तुतमिश ने। तो इसका मकबरा भी उसी प्रांगण में है। अगला देखते हैं, राजिया सुल्तान के बारे में है। 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक ये शासन करती है। राजिया सुल्तान बनी थी 1236 ईस्वी में। 1240 ईस्वी में सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। राजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अमीरों ने राजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। दोनों दिल्ली की ओर बढ़े और किंतु बहराम शाह द्वारा पराजित हुई तथा 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को राजिया की हत्या हो गई। तो राजिया कब से कब तक रहती है? 1236 से लेकर 40 तक। ये पहली मुस्लिम शासिका है, देखिएगा।
आगे देखते हैं, बहराम शाह शासक बन गया। इसके शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य नवीन पद नायब का पद जो है इन्होंने सृजित करा था। इसे नायब ए मुमालिक का कहते हैं इस पद को। इसके द्वारा सुल्तान से शासन को वास्तविक शक्ति नायब के पास चली गई। सर्वप्रथम यह पद रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले एक नेता कौन था? तो यत्तगिन को यह पद दिया गया। नायब का पद सबसे पहले किसको मिला था? तो यत्तगिन को। यह पद किसके शासनकाल में आया था? बहराम शाह के शासनकाल में आया था, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद शाह इस इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। इसके समय नायब का पद कुतुबुद्दीन हसन गौरी को दिया गया था, जो रजिया के समय नायब ए लश्कर के पद पर आसीन थे। इसके समय बलबन की शक्ति में काफी वृद्धि हुई। उसे अमीर ए हाजिब का पद प्राप्त हुआ। बलबन वही जो इल्तुतमिश द्वारा तुर्कान ए चहलगानी बनाया गया था, उसी का जो सदस्य था, उसी को यह पद मिल गया, अमीर ए हाजिब। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में अब देखें। नासिरुद्दीन के काल में कुछ थोड़े से समय को छोड़कर शासन सत्ता का पूर्णतया उसके नायब बलबन के हाथों में, मतलब कि जब नासिरुद्दीन जब बना था तो इसके शासन काल में जो सत्ता था पूरी तरह से बलबन के हाथों में आ गई थी। 1249 ईस्वी में बलबन को उल्गू खां की उपाधि मिली थी। सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब ए ममालिकात का पद भी दिया गया था उसको। देखेंगे इतिहास में जो बलबन था, बलबन ने अपनी पुत्री की शादी करा दिया था नासिरुद्दीन महमूद से। अगला देखते हैं बलबन के बारे में। अब 1265 से 1287 तक ये रहता है। बलबन इल्तुतमिश का दास था, इलवरी तुर्क था। बचपन में ही मंगोलों ने उसे दास के रूप में बेच दिया था। बलबन का नाम था बहाउद्दीन। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। ध्यान रखेंगे ये। आगे, बलबन का राजत्व सिद्धांत। बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। इन्होंने बताया कि ईश्वर का प्रतिनिधि कौन है? सुल्तान। बलबन के राजत्व सिद्धांत के दो मुख्य विशेषताएं थी। क्या क्या थी? देखिए, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है, ये कहा बलबन की जो राजत्व सिद्धांत है इसमें। और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, ये कहता था। इसीलिए देखेंगे कि बलबन बहुत निरंकुश था, तो अलग अलग प्रकार के दंड दिया करता था। तो ये था दो राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी बलबन की। तो क्या क्या था? ईश्वर द्वारा प्रदान किया हुआ जो पद था सुल्तान का पद, और सत्ता जो होनी चाहिए, जो शासक होना चाहिए, वो निरंकुश होना चाहिए, ये कहा। अगला देखते हैं, बलबन ने चालीसा दल का दमन किया। बलबन के शासन की सफलता का श्रेय, मुख्य श्रेय उसका गुप्तचर विभाग था। देखेंगे कि जो बलबन था यही चालीसा दल का एक मेंबर था। जब ये शासक बन गया तो इन्होंने देखा कि सबसे मजबूत दल यही दल है, इसीलिए इसी को ही समाप्त कर दिया था बलबन ने। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उसने सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज लिखता है, आरिज लिखता है, ये कौन सा विभाग था? तो सैन्य विभाग। ये बार बार पूछे जाते हैं कि सैन्य विभाग बलबन के शासनकाल में क्या था? तो दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज है। सैन्य विभाग, कृषि विभाग, ऐसे करके ऑप्शन पूछे जाते हैं। तो ये है सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज। बलबन के समय दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन था, दान नहीं है, फखरुद्दीन था। उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा को अपने दरबार में शुरू किया। किसने? बलबन ने। सिजदा और पाबोस किसने शुरू किया? बलबन ने। मूलतः ईरानी था और इन्हें गैर इस्लामी समझा जाता था, ये जो सिजदा और पाबोस को। इसके बाद देखेंगे कि उसने नवरोज उत्सव चलाया, नवरोज प्रथा भी आरंभ करा था।
1279 है ये। 1279 में बंगाल के सूबेदार तोगरिल खां ने विद्रोह कर दिया। इसी के शासनकाल में, बलबन के शासनकाल में भी विद्रोह किया था। कौन? तोगरिल खां। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र कैकुबाद, कैकुबाद उत्तराधिकारी बना, जो अत्यंत विलासी था। मतलब कुछ उसको सत्ता से मतलब ही नहीं था। अमीरों के एक गुट के नेता आरिज ए मुमालिक मलिक फिरोज, मतलब जलालुद्दीन फिरोज की बात कर रहा है, कैकुबाद की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में मामलुक वंश, इसे 3 वंश के नाम से जाना जाता है, मामलुक वंश, दास वंश, गुलाम वंश। तो इस प्रकार इसका अंत हो गया। तो इस वंश का अंत हो गया। तो आज बस इतना ही था, गुलाम वंश खत्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।